चलिए इसको खोल कर देखते हैं। हर रोज ट्विच और यूट्यूब पर लाखों घंटे की रॉ गेमिंग फुटेज रिकॉर्ड होती है। लेकिन लेकिन उसमें से ज्यादातर किसी काम की नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। उस 40 मिनट के बोर्ड से मैच को एक ऐसे 7 सेकंड के वायरल मास्टरपीस में बदलना जो पूरे इंटरनेट पर आग लगा दे, वहाँ असल जादू होता है। और सच पूछा जाए तो वही आजकल असल पैसा भी है। सही कहा। तो आज की इस गहरी तहकीक में हम प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स वीडियो एडिटिंग की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारी आज की मालूमात स्पोर्टेर एकेडमी के नए कोर्स पर मबनी है। हाँ, जो उनका 2025 से 26 का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग फॉर ई स्पोर्ट्स। बिल्कुल वही। और इस गुफ्तगू का मकसद उन नए आने वालों की रहनुमाई करना है जो इस फील्ड में अपना बाकायदा करियर बनाना चाहते हैं। यानी वो जानना चाहते हैं कि आम वीडियोस को बड़े लेवल की ब्रॉडकास्ट में कैसे बदला जाता है। और इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले जो काम करने के लिए महंगे हॉलीवुड स्टाइल स्टूडियोज चाहिए होते थे, हाँ, वो हजारों डॉलर्स के हैवी हार्डवेयर्स। ठीक वही, वो अब किसी के भी बेडरूम से हो सकता है। बेहतरीन सॉफ्टवेयर टूल्स और इंटरनेट की वजह से अब इन एडवांस टेक्निक्स तक रसाई सबके पास है। मेरा मतलब है, अगर किसी नए एडिटर को सही वर्कफ्लो समझ आ जाए तो वो उन्हीं टूल से बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के लेवल का कंटेंट बना सकता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि किसी नए शख्स को इस फील्ड में वक्त लगाना ही क्यों चाहिए। जब मैं मार्केट के नंबर्स देख रहा था तो डेटा वाकई होश उड़ा देने वाला था। यानी सिर्फ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मार्केट इस वक्त $2.4 बिलियन पर खड़ी है। और ग्लोबल वीडियो गेम मार्केट ने तो $300 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। हाँ, और इस पूरे निज़ाम में ई स्पोर्ट्स देखने वालों की तादाद 640 मिलियन से आगे निकल चुकी है। तो सुनने वाले खुद अंदाजा लगाएं कि इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने वाली चीज आखिर क्या है। वो वीडियो कंटेंट ही तो है। एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम से लेकर किसी खिलाड़ी के पर्सनल यूट्यूब चैनल की हाइलाइट्स तक, हर चीज कंटेंट और एडिटिंग पर चलती है। अगर एडिटर्स अपना काम रोक दें तो ये पूरी इंडस्ट्री एक दिन में रुक जाएगी। बिल्कुल रुक जाएगी। ऑडियंस को लगातार जोड़े रखने के लिए कांस्टेंट वायरल रिकैप्स चाहिए होते हैं। और इस शदीद डिमांड का सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। यानी जो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर फुल टाइम काम करने वाले एडिटर्स सालाना 46,000 से लेकर $69,000 तक इजीली कमा रहे हैं। और अगर कोई वक्त के साथ टॉप टियर या लीड एडिटर बन जाता है तो ये आमदनी 70,000 से $1,00,000 क्रॉस कर जाती है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत उन लोगों पर हुई जो आजादाना तौर पर यानी फ्रीलांस काम करते हैं। हाँ, वो नंबर्स तो बहुत ही अलग लेवल पर हैं। बड़े इवेंट्स के आसपास एक दिन का 300 से $700 तक वसूल कर रहे हैं, वो भी एक दिन का। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े हैं तो ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। कोर्स का डेटा बताता है कि 2030 के दिहाई तक इस स्पेसिफिकली गेमिंग एडिटिंग की फील्ड में 3 से 29% तक का मजीद इजाफा मुतवक्के है। यानी ये सिर्फ गेमिंग नहीं बल्कि एक निहायत मुस्तहकम और स्टेबल करियर पाथ बन चुका है। ऑर्ग्स हमेशा नए और तेज टैलेंट की तलाश में रहती हैं। इसलिए नए आने वालों के लिए इससे बेहतर वक्त और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आमदनी और स्कोप तो वाजे हो गया। अब आते हैं असल काम पर। एक नया एडिटर आखिर शुरू कहाँ से करे? कोर्स मटेरियल ने इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही आसान बुनियादी ढांचा यानी वर्कफ्लो स्ट्रक्चर में तकसीम किया है। हाँ, वो जो कट, एनहांस, पॉलिश और डिलीवर वाला स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि हम इन चारों मराहिलों को एक एक करके समझें ताकि कोई भी नया शख्स इसे आसानी से फॉलो कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कट फेज की। यहाँ सारा जोर सिंक एडिटिंग पर दिया गया है। सिंक एडिटिंग ही वो बुनियाद है जिस पर मोन्टाजेस खड़े होते हैं। मैंने देखा है नए एडिटर्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले वीडियो टाइमलाइन पर फेंक देते हैं और फिर सोचते हैं इस पर गाना कौन सा लगाना है। वही तो सबसे बड़ी गलती है। सिंक एडिटिंग की बुनियाद ही ये है कि म्यूजिक वीडियो की स्पीड को चलाता है, वीडियो म्यूजिक को नहीं। सही। तो जो इसके मखसूस स्टेप्स हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप हमेशा अपना म्यूजिक ट्रैक चुनना और उसे टाइमलाइन पर लाना होता है, क्योंकि म्यूजिक की अपनी एक एनर्जी होती है जो तय करती है कि एडिट फास्ट पेस्ड होगी या स्लो। फिर जो दूसरा और सबसे अहम काम है वो है गाने की बीट्स पर मार्कर्स लगाना। हाँ, जैसे मैं अक्सर जब कोई छोटी मोटी एडिट करता हूँ
तो ट्रैक प्ले करके सुनता हूँ और जहां भी कोई भारी बास ड्रॉप या स्नेयर हिट आता है, आप कीबोर्ड पर एम दबाकर एक निशान लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वही एम की। इससे टाइमलाइन पर एक मैप सा बन जाता है कि कहाँ कहाँ एक्शन होना जरूरी है। और वही मैप आपको तीसरे स्टेप में मदद देता है, जहां आप अपने गेम प्ले के बेस्ट क्लिप्स लेकर आते हैं, जैसे किल्स या क्लचेस वगैरह। अगर हम मिसाल के तौर पर समझाएं, तो फर्ज करें एक क्लिप में खिलाड़ी गेम में एक बहुत ही मुश्किल स्नाइपर शॉट मारता है। तो उस गोली चलने के एग्जैक्ट फ्रेम को उस मार्कर के साथ जोड़ना जहां बीट हिट कर रही है, वो असल सिंक एडिटिंग है। देखने वाले को अचानक एक अजीब सा जोश महसूस होता है, क्योंकि ऑडियो और विजुअल एक साथ दिमाग पर असर करते हैं। लेकिन सिर्फ अपने कानों पर भरोसा करके कट करना काफी नहीं होता ना। यहाँ चौथा स्टेप आता है ऑडियो वेवफॉर्म विजुअलाइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी हम सिर्फ कानों से नहीं सुनते, बल्कि आंखों से आवाज को देखते हैं। जी, अगर आप ऑडियो ट्रैक को टाइमलाइन पर जूम इन करें, तो जहां ड्रम बीट होती है, वहां आवाज की लकीर यानी वेवफॉर्म में एक वाज़ेह स्पाइक नजर आती है। एक ऊंचाई सी। ठीक वही। तो एक प्रोफेशनल एडिटर उस स्पाइक की बिल्कुल चोटी को देखकर अपना कट लगाता है, ताकि फ्रेम परफेक्ट एक्यूरेसी मिल सके। और फिर वो आखिरी स्टेप में अपने कीबोर्ड की एरो कीज से एक एक फ्रेम आगे पीछे करके उसे फाइन ट्यून करता है। क्योंकि थोड़ा सा भी फर्क देखने वाले को बुरा लग सकता है। एक फ्रेम यानी 1 सेकंड का 7वां हिस्सा पूरी वाइब खराब कर सकता है। लेकिन यहाँ एक मसला भी आता है। नए एडिटर्स अक्सर इतने पुरजोश हो जाते हैं कि वो हर छोटी बीट, हर हाई हैट पर कट लगाना शुरू कर देते हैं। उससे वीडियो ऐसी लगती है जैसे किसी मशीन ने बैठ के एडिट की हो। हाँ, सर में दर्द शुरू हो जाता है। इस मसले से बचने के लिए एक्सपर्ट कोर्स में एक सुनहरी उसूल बताया गया है। एक्शन ऑन द बीट, कॉन्टेक्स्ट बिटवीन बीट्स। एग्जैक्टली ये वो फर्क है जो एक एवरेज मोन्टाज को एक वायरल वीडियो बनाता है। यानी बीट पर एक्शन हो, लेकिन दो बीट्स के दरमियान वाली थोड़ी खामोशी में सस्पेंस या कहानी बिल्ड हो। जरूरत से ज्यादा सिंक करना एडिट को बिल्कुल मैकेनिकल बना देता है। रिदम ढूंढना, सांस लेने की जगह देना और एंटिसिपेशन बिल्ड करना कट फेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि टाइमलाइन पर क्लिप्स लग गए, सिंक हो गया। अब यहाँ से हम दूसरे मरहले में एंटर होते हैं, इनहैंस। और ये वो जगह है जहां एक आम सी बोरिंग गेम प्ले वीडियो और एक प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। विजुअल को पॉप करना होता है, और इसमें मोशन ग्राफिक्स और कैनेटिक टाइपोग्राफी का सबसे बड़ा किरदार है। अगर आप कभी किसी बड़े टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम देखें, तो वहां मैच के दौरान स्क्रीन पर खिलाड़ियों के नाम, उनके सोशल हैंडल्स कितने खूबसूरत अंदाज में उड़ते हुए आते हैं। इन्हें ही लोअर थर्ड्स कहा जाता है। हाँ, इन्हें बनाते वक्त सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि फॉन्ट्स का इंतखाब बहुत मैटर करता है। अगर इम्पैक्ट और जोश दिखाना है, तो बेबास नियो जैसे बोल्ड फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ क्लीन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, वहाँ मॉन्सेराट जैसे मॉडर्न फॉन्ट्स बेहतरीन रहते हैं। लेकिन टेक्स्ट को सिर्फ स्क्रीन पर रख देना काफी नहीं होता। उसकी हरकत यानी एनिमेशन भी नेचुरल लगनी चाहिए। बेजान सी टेक्स्ट कोई नहीं देखना चाहता। इसमें जान डालने के लिए एनिमेशन के बुनियादी उसूल हैं, जैसे ईज इन और ईज आउट। हरकत नेचुरल होनी चाहिए, जैसे रियल वर्ल्ड फिजिक्स में होती है। यानी गाड़ी अचानक फुल स्पीड पर नहीं चलती और अचानक नहीं रुकती। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ती है और आहिस्ता रुकती है। और इसके साथ एक और अहम उसूल है ओवरशूट। ओवरशूट यानी एलिमेंट का अपनी जगह से थोड़ा आगे जाकर वापस आना। हाँ, जो एनर्जी पैदा करता है, वो एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ने जैसा फील देता है। इसके अलावा स्टैगर और एंटिसिपेशन भी हैं। स्टैगर यानी चीजों का एक साथ आने के बजाय एक के बाद एक आना। और एंटिसिपेशन में हरकत से पहले हल्का सा पीछे की तरफ खिंचाव है, एक विंडअप के लिए। ये फिजिक्स की छोटी डिटेल्स वाकई काफी जरूरी हैं। जब हम टेक्स्ट की बात कर ही रहे हैं, तो काइनेटिक टाइपोग्राफी यानी हरकत करती हुई टेक्स्ट आजकल बहुत जरूरी हो गई है छोटी वीडियोस में। बिल्कुल, टिकटॉक और शॉर्ट्स के दौर में लोग लगातार कुछ ना कुछ हिलता हुआ देखना चाहते हैं। और इस टेक्स्ट को एनिमेट करने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। पॉप इन, स्लाइड, टाइपराइटर। टाइपराइटर सस्पेंस के लिए बेस्ट है, और शेक जज्बाती मोमेंट्स के लिए। जहां खिलाड़ी चिल्ला रहा हो, और विगल इफेक्ट मज़ाहिरा क्लिप्स के लिए।
इन कैप्शंस को लगाने की एक बहुत ठोस वजह भी है। सोशल मीडिया पर 80% वीडियोस बगैर आवाज के देखी जाती हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 80%। इसलिए कैपकट, प्रीमियर या डाविंची रिजॉल्व की मदद से ऑटो कैप्शंस लगाना सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि कंटेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ऑडियंस के साथ कनेक्शन वहीं से बनता है। हाँ, और अहम अल्फाज को बड़ा करना यानी स्केल अप करना और कलर चेंज करना इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो ठीक है, विजुअल्स और टेक्स्ट शानदार हो गए। अब आते हैं तीसरे मरहले में, यानी पॉलिश। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या बुरी वीडियो चल सकती है? जवाब है हाँ, चल सकती है अगर उसकी कहानी अच्छी हो। लेकिन बुरा ऑडियो वीडियो को तबाह कर देता है। बिल्कुल, इस पॉलिश फेज में ऑडियो और कलर ग्रेडिंग अहम है। YouTube के लिए -14 डेसिबल्स टारगेट किया जाता है। लफ्स यानी ऑडियो की स्पीड लिमिट। अगर आवाज इससे ऊंची होगी तो YouTube खुद ही आवाज को दबा देगा। और आवाज के टकराव से बचने के लिए ऑडियो डकिंग का जिक्र किया गया है। ऑडियो डकिंग का मतलब है जब कास्टर या खिलाड़ी बोलना शुरू करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ब खुद हल्का हो जाना चाहिए। ये आजकल ऑटो डकिंग से आसान हो गया है। और विजुअल पॉलिश के लिए कलर ग्रेडिंग का किरदार आता है। पहले हमेशा खामियां ठीक करनी चाहिए कलर करेक्शन से। और उस बेस को ठीक करने के बाद बारी आती है लर्ट्स की, यानी लुकअप टेबल्स। उनका इस्तेमाल करके सिनेमैटिक लुक देना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नाइटमेयर आ सकता है, पीसी क्रैश हो जाना, जो हमें ले आता है अपने चौथे और आखिरी मरहले पर, यानी डिलीवर। ये सीधा नए आने वालों की करियर प्रेप से जुड़ा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। और इसके लिए 3-2-1 बैकअप रूल बताया गया है, यानी 3 कॉपीज, 2 स्टोरेज टाइप्स और 1 ऑफ-साइट बैकअप। क्लाउड स्टोरेज वगैरह पर इस बैकअप की आदत लाजमी है। और जब काम महफूज हो जाए तो पोर्टफोलियो तैयार करना सबसे अहम है, डेमो रील जिसको कहते हैं। डेमो रील सिर्फ 1 से 2 मिनट लंबा होना चाहिए। हायरिंग मैनेजर के पास वक्त नहीं होता। यानी सबसे बेहतरीन काम ठीक पहले 30 सेकंड्स में दिखाना जरूरी है। वही तय करेगा कि जॉब मिलेगी या नहीं। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस पर अमली महारत हासिल करने में वक्त लगता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक हॉबीइस्ट से लेकर $700 रोजाना कमाने वाले प्रोफेशनल तक का सफर सिर्फ बेहतरीन टूल्स पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इस कट, इनहैंस, पॉलिश और डिलीवर के वर्क फ्लो पर मुसलसल अमल करने में पोशीदा है। और कम से कम 1000 घंटे की प्रैक्टिस में। बिल्कुल, 1000 घंटे की प्रैक्टिस का फर्क ही एक एमेच्योर और प्रोफेशनल को अलग करता है। ठीक कहा। आखिर में सुनने वालों के लिए एक गहरा ख्याल छोड़ा जाए। चूंकि नए सॉफ्टवेयर जैसे डाविंची रिजॉल्व 20 अब AI पावर्ड फीचर्स ला रहे हैं, जैसे इंटेलीस्क्रिप्ट और AI ऑडियो असिस्टेंट। हाँ, जो टेक्निकल मुश्किलात को खुद ब खुद हल कर रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ई स्पोर्ट्स एडिटर्स की असल कदर उनकी कीबोर्ड शॉर्टकट्स की स्पीड में रह जाएगी? मुझे लगता है टूल्स चाहे कितने एडवांस हो जाएं, असल अहमियत इंसानी कहानी सुनाने की ही रहेगी। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी उस जोश और जज्बात का मुतबादिल बन सकता है? इमोशनल स्टोरी टेलिंग ही असल चीज है। सुनने वालों को इस तब्दीली के बारे में वाकई सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही वजनी ख्याल है। इसके साथ ही हमारी ये गहरी तहकीक आखिर को पहुंचती है। अगली बार तक के लिए नए टूल्स एक्सप्लोर करते रहिए और शानदार कहानियां बनाते रहिए।